हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बहुत दिनों से यहाँ नहीं थे पटना में, आप लोग को पता ही है। और न्यू मेहमान का यहाँ पर आगमन हुआ है, तो इसकी वजह से है ना, नए नए मेहमान आए हैं। तो मैं थोड़ा सा पटना में नहीं था, है ना, कुछ समस्या होने की वजह से हम थोड़ा सा हॉस्पिटल में बिजी थे। और अब हम आ चुके हैं और आप लोग का एडमिट कार्ड भी आ गया है। ठीक है, एडमिट कार्ड भी अपलोड हो रहा है और उसका वेबसाइट आप लोग सरकारी रिजल्ट से भी देख सकते हैं, नहीं तो बीपीएससी के साइट पर भी जा करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो और आज देखिए बहुत सारे लोगों का मांग था कि सर ज्योग्राफी का क्लास एक बार फिर से आप करवा दीजिए, तो हम लेकर के आ गए हैं दोस्तों ज्योग्राफी का क्लास। महत्वपूर्ण 1000 सवाल, 1000 तो यहाँ पर लिखे हैं हम, लेकिन यहाँ 1000 से आपको ज़्यादा ही करवाया जाएगा। 1500 लगभग क्वेश्चन हम यहाँ पर आप लोग को करवा देंगे। और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि बीपीएससी है, प्रधान शिक्षक है, बिहार एसएससी है ना, आपको एसएससी है, सीजीएल है, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, यूपीएससी है, तो हर एक लेवल का यहाँ पर आपको क्वेश्चन है ना। और भारत का भूगोल है और पूरे एनसीईआरटी का यहाँ पर सार संग्रह हम लेकर के आए हैं दोस्तों। एनसीईआरटी बुक पर आधारित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर वाइज हम यहाँ पर आप लोग को करवा देंगे। लगभग 4 से 5 क्लास यहाँ पर आप लोग का होने वाला है। ठीक है, 4 से 5 क्लास हम यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद पूरा ज्योग्राफी यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आप लोगों का एडमिट कार्ड आ गया है, आप लोग अपना अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और देखिए, इधर मैं बहुत दिनों से गायब था, आप लोगों को पता ही है कि मैं क्यों पटना में नहीं था, गायब था। ठीक है, और आप सभी की कृपा से सब चीज़ सही ही हुआ है और आगे भी सही होगा। ठीक है, तो आज जैसा कि अनाउंस किया गया था कि भारत का भूगोल फिर से करवा दिया जाए। ठीक है, तो भारत का भूगोल का ये पूरा निचोड़ है। ठीक है, भारत का भूगोल में जितने भी लगभग चैप्टर बनते हैं सारे यहाँ पर ले आए हैं। लगभग यहाँ पर दोस्तों हम लोग 1100 प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, और ये 3 से 4 क्लास आपका होगा। 3 से 4 क्लास में पूरा भारत का भूगोल को हम कंप्लीट ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और तो चलिए हम लोग आज यहाँ पर शुरू करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो भारत की स्थिति और विस्तार से, फिर भारत के पर्वत से, भारत के पर्वतीय दर्रे से, और ये जितने सवाल हैं ना, वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो आपका एप्लीकेशन के द्वारा हम इसको कर रहे हैं, और ये एप्लीकेशन आप लोग को दे दिया जाएगा, आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जब ये क्लास ख़त्म हो जाएगी, अभी आप लोग इसका पीडीएफ नहीं मांगिएगा। ठीक है, जब ये क्लास ख़त्म हो जाएगी, 3-4 क्लास आपका हो जाएगा, तो इसके बाद आपका इसका पीडीएफ हम आप लोग को शेयर कर देंगे। ठीक है, तो अभी आराम से इसको 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा और फटाफट हम चलेंगे, ज़्यादा यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, 1100-1200 सवाल यहाँ पर देखेंगे 3 से 4 क्लास में हम। ठीक है, तो चलिए आप लोग फटाफट लाइव आ जाइए, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और पहला जो चैप्टर है वो भारत की स्थिति और विस्तार से 10 सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, है ना, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी देखिए बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। केवीएस अगर एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सभी चैप्टर हम यहाँ पर कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला जो चैप्टर है वो भारत की स्थिति और विस्तार से। बस आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर आप कमेंट भी नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान से हेडफोन लगा करके कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, इसको ज़रूर सुन लीजिएगा। 1 बार 2 बार आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ऐसे ये सब चीज़ आप लोग को याद ही लगभग होगा, लेकिन एक बार इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। कह रहा है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है। ठीक है, तो ये जम्बू द्वीप का अंग है। ठीक है, और ये जितने भी सवाल है एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। ठीक है, एनसीईआरटी पर आधारित है, क्योंकि एनसीईआरटी ही आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और 10th स्टैंडर्ड लेवल तक आपको ये लिया गया है। दूसरा सवाल है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था, तो ग्रीक भाषा में किया गया था।
तीसरा है कि भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा। अगर भारत के मानचित्र, देखिए मानचित्र से भी हम एक वीडियो बना देंगे, है ना, अगला क्लास में हम देखेंगे। अगर भारत के मानचित्र से अगर मौका मिला तो पूरा डिटेल में वहाँ से एक वीडियो भी बना देंगे, तो वहाँ पर आप मानचित्र से भी देख लीजिएगा। भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। अगर उत्तरी सीमा पूछ लिया जाए तो उत्तरी सीमा कितना होगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 38 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये हो जाएगा आपका उत्तरी सीमा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला है कि भारत का मानक समय आधारित है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। कहाँ से गुजरती है दोस्तों, तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, ठीक है। तो भारत का जो प्रमाणिक समय है कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये इलाहाबाद के समीप, यानी कि इलाहाबाद के समीप जो नैनी है वहीं से ये गुजरती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है, तो 5.5 घंटे का अंतर है ना। ग्रीनविच जो ये कहाँ है, तो ग्रीनविच है आपका लंदन में, ठीक है। तो वहाँ पर है 0 डिग्री, और भारत का कितना है, तो भारत का है 82.5 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों में कितने का अंतर होगा, तो 5.5 घंटे का अंतर होगा, क्योंकि 1 डिग्री पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है। तो 82.5 डिग्री पार करने में कितना लगेगा, 5.5 घंटा लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि भारत जो है वो 5.5 घंटा आगे है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का धूर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है। देखिए भारत का जो दक्षिणी भाग है उसका कितना डिग्री है, तो 8 डिग्री 4 मिनट है ना। जो कन्याकुमारी है भारत का दक्षिणी जो छोर है मुख्य भूमि का, और ये जो है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट, ये कह रहा है कि भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, यानी कि 0 डिग्री से भारत का जो दक्षिणी छोर है वो कितना दूर है, तो याद रखिएगा 876 किलोमीटर दूर है, ठीक है, 876। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत में देखिए भारत की स्थलीय भी है और जलीय भी है। अगर भारत की मानचित्र कोई बात करते हैं तो भारत के मानचित्र देखिए ऐसे है थोड़ा सा, है ना। ये रहा आपका भारत का मानचित्र, ये देखिए भारत का मानचित्र है दोस्तों। तो ऊपर वाला जो भाग है ना ये क्या है, स्थलीय है, जबकि नीचे वाला जो भाग है वो जलीय है। तो ये स्थलीय सीमा पूछा है, तो स्थलीय सीमा आपको यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक ये फैला हुआ है, ये 15,200 किलोमीटर है आपका, ठीक है। और जलीय सीमा पूछा जाए तो याद रखिएगा जलीय सीमा कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है जलीय सीमा संपूर्ण का, यानी लक्षद्वीप भी आ जाएगा, अंडमान निकोबार भी इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। अगला देखिए है द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई। मैंने अभी आपको बता दिया द्वीप सहित यहां पर पूछ दिया है, कभी कभी द्वीप हटा करके पूछता है। अगर द्वीप सहित नहीं पूछे, सिर्फ पूछे कि भारत के तट रेखा की लंबाई कितना है, तो 6100 किलोमीटर आप आंसर कीजिएगा। अगर यहां पर द्वीप लगा दिया जाए तो 7516.5 हो जाता है आपका, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत के उत्तर से दक्षिणी तक की लंबाई कितनी है, तो 3214। भारत का जो मानचित्र है वो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम कितनी है दोस्तों, तो इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, तो पूरब से पश्चिम है 2933 किलोमीटर, है ना, याद रखिएगा 2933 किलोमीटर। अगला है कि भारत की तट रेखा की लंबाई, देखिए अभी आपको बताया ना सिर्फ तट रेखा पूछे तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा, और अगर इसमें द्वीप को जोड़ लिया जाए तो 7516.5 किलोमीटर हो जाता है। अगला है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% है, ठीक है, 2.4%। जबकि जनसंख्या यहाँ कितना निवास करती है पूरे विश्व की, तो 17.5%, ठीक है। जनसंख्या अगर पूछे तो 17.5%, और अगर क्षेत्रफल पूछे तो 2.4%। अगला है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत कितना आता है दोस्तों, तो 10.7%। भारत का क्षेत्रफल कितना है, फटाफट कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये है रहा भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है, ठीक है। अगर संपूर्ण भारत का अगर देखा जाए तो 29.3% भाग पर क्या है, पर्वत है और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। अगला है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार पाया जाता है। देखिए पठार क्या होता है, पर्वत क्या होता है, मैदान क्या होता है, मैंने कई बार आप लोग को समझा चुका हूँ, है ना। जैसे कि ये समतल भूमि है, समतल भूमि पर अगर ये आपको तीव्र ढाल अगर दिखे, है ना, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों पर्वत। ये क्या है, पर्वत है। और ये मंद ढाल पूछे, है ना, ऊपर क्या है पर सपाट है, तो इसको कहेंगे आपको पठार,
क्या कहेंगे, पठार, और ये जो समतलीय भाग है ये आपका मैदान है। ठीक है, तो ये पर्वत क्या है, पठार क्या कैसा होता है, मैदान क्या होता है, ये आप ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप समझ गए। जो ये नुकीला भाग है ना, तो नुकीला अगर रहेगा तो ये पर्वत होगा, और पर्वत जो होता है वो सैलानियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, जबकि पठार जो होता है ये खनिज लवण के लिए पाया जाता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार है, तो पठार हो जाएगा 27.7% भाग पर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैदान कितना प्रतिशत है, पठार कितना प्रतिशत है, पर्वत कितना प्रतिशत है, तो याद रखिएगा 43% क्या है आपका, मैदान है। कितना मैदान है, 43% आपका मैदान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी मील दूरी तक है। देखिए प्रादेशिक जो जल सीमा है, जैसे कि ये भारत का जो मानचित्र होता है ना, ये भारत का मानचित्र जो है, तो दक्षिण भारत में ही आपका जल मिलेगा, है ना, उत्तर भारत में तो आपका पूरा स्थल है। ठीक है, तो यहाँ गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक क्या है, पूरा तटीय क्षेत्र है। तो यहाँ से लेकर के कितने दूरी तक, यानी कि जो समुद्र में दोस्तों ये प्रादेशिक जल सीमा माना गया है, तो ये 12 मील तक, है ना, 12 मील तक। ठीक है, नॉटिकल मील में होता है ये, समुद्र में जो दूरी मापा जाता है ना वो नॉटिकल मील में मापा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा एनएम, और एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो 1.852 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये नॉटिकल मील वाला भी कई बार एग्जाम में आया है, याद रखिएगा। समुद्र में जो दूरी मापी जाती है वो नॉटिकल माइल में मापी जाती है। अगला सवाल है आपका कि भारत का संलग्न क्षेत्र यानी कि कंटिजियस जोन जो है दोस्तों, ये कितने किलोमीटर तक है समुद्र में, तो ये है 24 किलोमीटर, और आर्थिक क्षेत्र वाला ये है आपका 200 मील तक, यानी कि 200 किलोमीटर नहीं, 200 नॉटिकल माइल, है ना, मैं किलोमीटर बोल दिया, गलत हो गया। ये 12 मील हो गया प्रादेशिक जल सीमा। ये तीनों में से एक याद रखिएगा, ये हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या तो प्रादेशिक पूछे, या संलग्न पूछे, या आर्थिक क्षेत्र पूछे। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक जोन या फिर कंटिजियस जोन या फिर टेरिटोरियल वाटर पूछे, तीनों में से एक आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 12 मील हो गया, 24 मील हो गया, और 200 मील हो गया आपका, तीनों में से आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि भारत के कितने राज्य समुद्र तट से सटा हुआ है। समुद्र तट से सटा हुआ है, इसका मतलब कि जो दक्षिणी भारत है ये किससे, समुद्र तट से सटा हुआ है। अब कौन कौन राज्य है, ये राज्य भी आप याद को रखना है, तभी आपको काम बनने वाला है। ठीक है, कभी कभी राज्य भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तट से सटा हुआ है, तो सबसे पहले ये गुजरात आ जाएगा। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नीचे यहाँ पर गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, और वेस्ट बंगाल है। कितना हुआ, 9 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हुआ, 9 राज्य हो गया दोस्तों। ये 9 राज्य आप याद रखिएगा मानचित्र पर, तब आपको काम बन जाएगा। ठीक है, तो समुद्र तट से 9 राज्य आपका सटा हुआ है। और किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी अगर पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। और दूसरा नंबर पर अगर भाई साहब पूछ लिया जाए कि दूसरा नंबर पर तट रेखा किसकी लंबी है, तो दूसरा नंबर पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, दूसरा नंबर पर आंध्र प्रदेश, और पहला नंबर पे आपका गुजरात हो गया। अगला है कि भारतीय राज्यों में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा कर्क रेखा जो गुजरती है ये 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्य से, 8 राज्य से टोटल गुजरती है कर्क रेखा, है ना। और वो राज्य भाई साहब आपको ध्यान में रखना है ना, क्योंकि कर्क रेखा से एक सवाल आपको एग्जाम में जरूर पूछेगा। ठीक है, तो कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्य से, है ना। तो कहाँ से नहीं गुजरती है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से, ऐसे तो बहुत राज्य जहाँ से नहीं गुजरती है, तो हमको याद रखना है कि कौन कौन राज्य से गुजरती है। तो सबसे पहले हो जाएगा गुजरात, गुजरात के बाद हो जाएगा राजस्थान, उसके बाद हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद हो जाएगा आपका झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। मैं बोल दिया वो आप नोट कर लीजिएगा, नहीं आ रहा है तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर 2-4 बार सुन भी लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। करम कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है ना, तो करम भी आप याद रखिएगा। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, और मिजोरम हो गया। यानी कि टोटल 8 राज्य से होकर के गुजरती है कर्क रेखा, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, यानी कि भारत के बीचों बीच से वो होकर के गुजरती है।
अगला सवाल है आपका कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो भाई साहब अभी ना बता दिए, कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्य से, तो 8 राज्य से होकर के गुजरती है। सारा सवाल यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। अब है कि भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है, तो झारखंड से गुजर रही है कर्क रेखा। और झारखंड की जो राजधानी है दोस्तों रांची, है ना, झारखंड की जो राजधानी रांची है, ये इसी के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी राज्य की राजधानी है जहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, तो वो झारखंड की राजधानी रांची है ना। रांची कभी गए होंगे तो वहाँ लिखा होगा कि आप कर्क रेखा पर खड़े हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। तो दक्षिणी नोक जो है भारत का वो है इंदिरा पॉइंट। देखिए भारत की मुख्य भूमि, देखिए यहाँ पर गलत दे दिया है, मुख्य भूमि यहाँ पर नहीं देना चाहिए दोस्तों। मुख्य भूमि कैसे हो जाएगा, मुख्य भूमि गलत दे दिया है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। अगर मुख्य भूमि पूछे तब हो जाएगा कन्याकुमारी, है ना, कन्याकुमारी होगा मुख्य भूमि का। ठीक है, अगर सिर्फ पूछे कि भारत का संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु होगा आपका इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री 4 मिनट है आपका, है ना। कितने डिग्री अक्षांश है, तो 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा है इंदिरा पॉइंट। और ये निकोबार द्वीप में आपका स्थित है। और ये जब सुनामी आया था ना 2004 में, तो उस समय क्या हुआ था, ये डूब गया था, लेकिन अभी वर्तमान में ये फिर से बाहर आ गया आपका। ठीक है, तो ये मुख्य भूमि नहीं कहिए, ये संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अगर मुख्य भूमि का पूछे तब होगा कन्याकुमारी, जो 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश है आपका। ठीक है, चलिए उत्तरी अक्षांश है, दक्षिणी नहीं, उत्तरी अक्षांश है, दक्षिणी सॉरी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। देखिए भारत के दक्षिण में, ये क्वेश्चन सही है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल जो है वो है इंदिरा पॉइंट है, जिसकी अक्षांश कितना है दोस्तों, तो 6 डिग्री याद रखिएगा 4 मिनट, है ना। अगला है कि कौन सा स्थान जो है भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। तो भूमध्य रेखा के निकट इंदिरा पॉइंट ना होगा, है कि नहीं, इंदिरा पॉइंट ना होगा। कन्याकुमारी का कितना डिग्री है, तो 8 डिग्री 4 मिनट है कन्याकुमारी, तो ये थोड़ा सा ऊपर है, तो 6 डिग्री 4 मिनट होगा इंदिरा पॉइंट, यानी कि ये भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक है। और कन्याकुमारी भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, तो 876 किलोमीटर, ये वाला भी आप याद रखिएगा। ठीक है, 876 किलोमीटर। अगला प्रश्न चलते हैं कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, सर्वाधिक उत्तरी जो है वो इंदिरा कॉल है। देखिए दक्षिण पूछे दोस्तों तो इंदिरा पॉइंट है ना, दक्षिण पूछे तो इंदिरा पॉइंट है, और उत्तर पूछे तो इंदिरा कॉल है। अब याद कैसे रहेगा भाई साहब, वो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए कॉल, इसको याद रखिएगा, कूल, कूल माने क्या होता है, ठंडा। और उत्तर में क्या है, तो उत्तर में है जम्मू कश्मीर, है ना, जम्मू कश्मीर में है ना आपका इंदिरा कॉल। तो इंदिरा कॉल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर में क्या रहता है, कॉल, कूल रहता है, यानी कि ठंडा रहता है। तो इंदिरा कॉल याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर उत्तरी वाला भाग। ठीक है, और ये कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट है आपका। ठीक है, इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट है आपका। ठीक है, चलिए ये अक्षांश वाला याद रखिएगा दोस्तों, कितना डिग्री अक्षांश और कितना डिग्री देशांतर, ये पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। अगला प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है आपका, अभी आपको बता दिए थे। अगला है कि भारत की मुख्य भूमि जो रामेश्वरम द्वीप से होकर के अलग होता है, तो उसका नाम है दोस्तों पंबन चैनल, है ना। पंबन द्वीप भी इसको कहते हैं, पंबन चैनल है, चैनल में रास्ता होता है आपका, है ना। तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है, वो है पंबन द्वीप। ठीक है, चलिए अगला है कि आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य है, तो भारत और श्रीलंका के बीच है ना। आदम का पुल, ये रहा भारत और ये रहा आपका श्रीलंका, इसी के बीच में है दोस्तों आदम का पुल। ठीक है, अगला है कि डंकन पास, डंकन पास किसके पास है, तो ये दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में है दोस्तों डंकन पास। ठीक है, याद रखिएगा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उसी में आपको देखने को मिलेगा। दीव, दीव क्या है, तो ये गुजरात के तट पर एक दीव है ना। दमन और दीव नाम सुने हैं ना, जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये दीव दोस्तों कहाँ पर ही है, तो अगर भारत के मानचित्र की बात करें तो यहाँ पर ही है आपका। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ना, तो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, तो यहीं पर है आपको दीव। भारत के मानचित्र में आप देखिएगा तो वहाँ पर आपको छोटा सा द्वीप है आपका, दीव। अगला है कि श्रीलंका को भारत से पृथक करता है, तो पाक जल संधि, पाक जल संधि कहाँ पर ही है, तो भारत और श्रीलंका के आपका बीच में है पाक जल संधि। ठीक है, जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, फटाफट ये रिवीजन आपका हो जाएगा ना, फिर आपको यहाँ से एक भी सवाल, कोई भी एग्जाम आप बैठिएगा ज्योग्राफी से नहीं छूटने वाला है।
भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। ठीक है, भारत और चीन के सीमा रेखा के बीच मैकमोहन रेखा, और ये मैकमोहन रेखा है कहाँ पड़ी, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के द्वारा सीमांकित की गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसको कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, इसका निर्धारण कब हुआ था, तो 1947 में। किसके द्वारा, तो सर रेडक्लिफ के द्वारा हुआ था, है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है। बताइए, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा जो देश है, पूर्व की बात कर रहा है। ठीक है, तो पूर्व में कौन सा देश होगा, पूर्व में तो हमारा म्यांमार ही है ना, तो पूर्व में हो जाएगा आपका म्यांमार। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि म्यांमार जो है दोस्तों, ये कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है ना, म्यांमार कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो सबसे पहले तो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे हो जाएगा आपका नागालैंड, है ना, उसके नीचे हो जाएगा नागालैंड, उसके नीचे हो जाएगा आपका मणिपुर, है ना, उसके नीचे हो जाएगा मणिपुर, उसके नीचे हो जाएगा आपका मिजोरम। तो ये 4 राज्य जो है जिससे साझा करता है म्यांमार, है ना, याद रखिएगा। ये भी आपको एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, म्यांमार कितने राज्यों से बनाता है, बांग्लादेश कितने राज्यों से बनाता है, भूटान कितने राज्यों से बनाता है, चाइना कितने राज्यों से बनाता है, पाकिस्तान कितने राज्यों से बनाता है, नेपाल कितने राज्यों से बनाता है। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको एक आध सवाल एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तभी मैंने बता दिया भाई साहब, अरुणाचल प्रदेश। कह रहा है कि किस भारतीय राज्य समुद्र तटीय सीमा रेखा सबसे छोटी है, तो सबसे छोटा है आपका गोवा का, है ना। सबसे बड़ा किसका बताए थे, तो सबसे बड़ा था आपका गुजरात का, है ना, गुजरात का आपका सबसे बड़ा था, जबकि जो सबसे छोटा जो समुद्र तटीय सीमा है वो आपका गोवा का है ना। और क्षेत्रफल में भी अगर पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा कौन सा है, तो गोवा ही हो जाएगा। ठीक है, और जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम हो जाएगा। अगला है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है दोस्तों, तो बांग्लादेश के। कितना है, तो 4096 किलोमीटर। हाँ, 4096.6 याद रखिएगा, 4096 भी याद रखिएगा तो काम हो जाएगा, है ना। बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा की लंबाई है, जो सबसे लंबी सीमा रेखा है ना। चलिए, तो 4096 किलोमीटर हो गया बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा। अगला है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है, तो सबसे छोटी है आपका भूटान के साथ है ना, भूटान के साथ है। आपको कमेंट करके हमको बताना है कि भूटान के साथ मेरे भाई कौन कौन से राज्य सीमा साझा करता है, जल्दी से बताइए। नहीं याद है तो अब मानचित्र देखिए, लेकिन बताइए, है ना। जब तक देखिएगा नहीं तब तक काम होने वाला नहीं है ना। तो बताइए भूटान जो है कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, और वो कौन कौन से राज्य हैं, ये भी आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिए कि प्रश्न कह रहा है कि भारत को निम्नलिखित भौतिकी प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो भारत को कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है भौतिकी प्रदेश में, तो एक तो हो जाएगा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है ना। जैसे कि ये भारत का मानचित्र मैंने छोटा सा यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, भारत का मानचित्र बनाना कोई बड़का बात नहीं है, एकदम दाएं बाएं का खेल है ना। ये रहा भारत का मानचित्र मेरे भाई साहब। अब देखिए कह रहा है कि कितने भौतिक प्रदेश में बांटेंगे, तो सबसे पहले उत्तर पर्वतीय प्रदेश, यानी कि उत्तर का जो ये पर्वतीय क्षेत्र हो गया, ये हो गया आपका पहला भाग है। फिर है बृहत मैदानी क्षेत्र, यानी कि बीच में जो ये क्या है आपका पूरा मैदान वाला क्षेत्र है, ये हो जाएगा दूसरा नंबर। अब तीसरा है कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश है, यानी कि ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर पर। और है आपका सागर तटीय, यानी कि ये जो तटीय वाला इलाका है ये हो जाएगा आपका चौथा। ठीक है, तो ये 4 भागों में इसको बांटा गया है ना। इसको और भी भागों में आप बांट सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वाला भी क्षेत्र आप इसको बांट सकते हैं, द्वीपीय क्षेत्र में भी बांट सकते हैं, फिर यहाँ पर देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र में बांट सकते हैं, और भी क्षेत्र में इसको आप बांट सकते हैं। अगला है कि भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। देखिए भारत जो प्राचीनतम की बात करें दोस्तों, तो भारत का जो प्राचीनतम भाग है ये है आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र, है ना। ये जो प्रायद्वीपीय भाग है ये क्या है, प्राचीनतम है, यानी कि ये किसका भाग है, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का ये आपका भाग है, आपका ये प्रायद्वीपीय भारत। अगला है कि गारो खासी जयंतिया। देखिए गारो खासी जयंतिया जनजाति भी है, पहाड़ी भी है ना। तो ये गारो खासी जो जयंतिया है ये संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है, तो ये पूर्वोत्तर पठारी का भाग है। अगर गारो खासी जयंतिया की बात करें तो ये किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा आपका मेघालय में, है ना। कहाँ है, तो मेघालय में है। और यही तीनों पहाड़ी है ना,
जिसके वजह से मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। कहाँ होती है सबसे अधिक वर्षा? तो मासिन राम में होती है दुनिया की सबसे अधिक वर्षा, क्योंकि ये तीनों पहाड़ी कीपनुमा आकृति में है और वहाँ पर जब मानसून जाता है तो वहाँ पर घुमड़ घुमड़ के वर्षा करते रहती है और वहाँ से निकलने में उसको काफ़ी दिक्कत होता है, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो पूरब वाला जो क्षेत्र है ना, जो पूरब वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। पूर्वी समुद्र, और वो भी तमिलनाडु वाला क्षेत्र है ना, ये जो तमिलनाडु है तो इसके जो तट है इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। अगला है कोंकण तट कहाँ से विस्तार है दोस्तों? तो गोवा से लेकर के दमन तक, ये है कोंकण तट। गोवा देखिए, गोवा आपका यहाँ पर ही मिलेगा और दमन आपको यहाँ पर ही मिलेगा, तो इसके बीच का जो तट है ना इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। भाई साहब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के व्यू से, चाहे आप कोई भी एग्जाम बैठ रहे हो, ये रामबाण है आपका। अगर 4 क्लास देख लेते हैं ना तो चारों क्लास से आपको फाजिल क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। तो कोंकण तट याद रखिएगा, दमन से लेकर के आपको गोवा तक हो गया, और कोरोमंडल तट हो गया आपका पूर्वी तट, यानी कि आपको तमिलनाडु के जो तट है उसको कहते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, हमको कमेंट करके आप बता दीजिए कि जो आपका केरल है, केरल के तट को क्या कहते हैं, बताइए। तो केरल जो है दोस्तों, ये केरल जो आपको राज्य दिख रहा है, केरल के तट को क्या कहा जाता है? अगला है कि भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी कौन है? तो एक है बैरन, एक है नरकुंडम। ये जो बैरन द्वीप है, बैरन जो ज्वालामुखी है ना, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये है कहाँ पर ही? तो अंडमान द्वीप में है आपका। कहाँ पर ही है? यहाँ पर ही है अंडमान द्वीप में बैरन ज्वालामुखी जो सक्रिय है। न्यू मोरद्वीप, न्यू मोरद्वीप को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच हमेशा विवाद रहता है। न्यू मोरद्वीप जो है दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी में है। भारत कहता है मेरा है, बांग्लादेश कहता है मेरा है ना। ये दोनों के बीच में विवाद है आपका। अगला है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, है ना। काला पानी की सज़ा यहाँ पर दी जाती थी, इसी वजह से इसको कहते हैं। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कभी मौका मिले तो जाइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। चलिए, तो ये इसको काला पानी के नाम से इसको जाना जाता था। अगला है कि लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ है? तो लक्षद्वीप भाई साहब यहाँ पर ही है। लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीप हैं, याद रखिएगा। टोटल कितने द्वीप हैं लक्षद्वीप में? तो टोटल 36 द्वीप है ना, लक्षद्वीप में आपका, ठीक है। ये रहा लक्षद्वीप, और इधर है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका। अगला है कि दीव स्थित है दोस्तों। दीव कहाँ पर स्थित है? देखिए यहाँ पर ही है दमन, यहाँ पर जो मैंने बिंदु दिया ना ये दमन है, और ये रहा दीव। तो दीव है आपका खंभात की खाड़ी में, यानी कि जो ये वाला क्षेत्र है इसको कहते हैं खंभात की खाड़ी, है ना। इसको क्या कहते हैं? खंभात की खाड़ी। और जो ये वाला पूरा क्षेत्र है इसको कहते हैं अरब सागर, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो द्वीप है ना, भारत और श्रीलंका के बीच में जो द्वीप है इसको कहते हैं रामेश्वरम द्वीप आपका, ठीक है। अगला है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36 मैंने अभी बता दिया। थार मरुस्थल कहाँ है? तो राजस्थान में, है ना। थार मरुस्थल जो ये वाला जो क्षेत्र है ये है आपका भारत का एकमात्र मरुस्थल थार रेगिस्तान, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। अगला है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है दोस्तों? तो आर्कटिक और अंटार्कटिक का नाम सुने हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये रहा है हमारी पृथ्वी। तो उत्तरी ध्रुव यानी कि ये नॉर्थ है, ये है आपका साउथ है। तो साउथ वाला जो है दोस्तों ये है अंटार्कटिका में स्थापित वैज्ञानिक अनुसंधान जो केंद्र है भारत का, और इसका नाम रखा गया है दक्षिणी गंगोत्री, है ना। दक्षिण गंगोत्री इसको नाम रखा गया है अंटार्कटिका में आपका, ठीक है। चलिए, अगला है कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन। देखिए सियाचिन ग्लेशियर जो है कहाँ है? तो सियाचिन ग्लेशियर आपको मिलेगा यहाँ पर ही, देखिए ये रहा आपको सियाचिन ग्लेशियर, यानी कि जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है। तो यहाँ सियाचिन ग्लेशियर में सफ़ेद पानी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो बर्फ़ कैसा होता है? सफ़ेद होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं सफ़ेद पानी। तो सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं सियाचिन को, ठीक है। अगला है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर। देखिए हैदराबाद का जुड़वा नगर है दोस्तों सिकंदराबाद। ये भी बात है, ये भी बात है, याद रखिएगा। सिकंदराबाद हैदराबाद क्या है? जुड़वा नगर है। अगला है कि कोच्चि का जुड़वा नगर कहते हैं एर्नाकुलम को, है ना। एर्नाकुलम को कहते हैं कोच्चि का जुड़वा नगर। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है?
देखिए जम्मू कश्मीर एक तो आपका पाक अधिकृत कश्मीर, जिस पर पाकिस्तान कहता है कि मेरा है, भारत कहता है मेरा है। और एक इधर वाला हो गया आपका अक्साई चीन वाला भाग, है ना, ये वाला देखिए मैंने आपको बता देता हूँ। ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये कहता है चाइना मेरा है, ये वाला जो क्षेत्र है ये कहता है पाकिस्तान मेरा है ना। लेकिन ये बहुत जल्द आपको भारत में शामिल होने वाला है, ठीक है। तो ये अक्साई चीन हो गया आपका, ठीक है। तो इसको कहते हैं अक्साई चीन, जो क्षेत्र है जो चाइना कह रहा है मेरा है। अगला है कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। देखिए मरुस्थल होता है दोस्तों दो प्रकार का, एक तो गर्म मरुस्थल है ना, और एक होता है आपका शीत मरुस्थल। शीत माने क्या हो गया ठंडा, और गर्म माने क्या हो गया गरम। तो शीत मरुस्थल जो है वो आपको लद्दाख में पड़ेगा, है ना, क्योंकि वहाँ पर क्या है बर्फ़ ही बर्फ़ जमा हुआ है, तो उसको कहते हैं शीत मरुस्थल। और गर्म मरुस्थल भारत का कौन सा है, तो थार रेगिस्तान है आपका, ठीक है। चलिए भारत का क्षेत्रफल मैंने बता दिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये किसका खंड है, तो ये गोंडवाना लैंड का खंड है। मैंने अभी आपको बता दिया था किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। अगला है कि निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है दोस्तों। तो देखिए भारत का कर्क रेखा के उत्तर में पूछ रहा है। कर्क रेखा के उत्तर में देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि कर्क रेखा के उत्तर में तो बहुत सारा भारतीय नगर है ना। तो क्योंकि यहाँ पर अगर ऑप्शन रहता तब यहाँ पर मणिपुर आप मार सकते थे, है ना। लेकिन आपको याद ये तो होना चाहिए ना कि कर्क रेखा है वो कितने राज्य से, अभी मैंने बता दिया था 8 राज्य। वो 8 राज्य आप याद रखिएगा कौन कौन राज्य है, एक बार कमेंट फटाफट सब लोग कर दीजिए। 8 राज्य वो कौन कौन है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। ये 8 राज्य आप याद रखिएगा एकदम। अगला है कि कौन सा जो नगर है वो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है, तो अगरतला। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मतलब ऑप्शनल वाला क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। जब ऑप्शन रहता तब नहीं यहाँ पर टिक कर सकते थे। चलिए कोई बात नहीं है, हम इसको निकलते हैं आगे। अगला सवाल है दोस्तों कि किस भारतीय राज्य की सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, बताइए वो कौन सा राज्य मतलब कि राज्य है जो सबसे अधिक सीमा को टच करती है दोस्तों। क्या होगा, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कमेंट करके बताना है कि कितने राज्य से सीमा बनाती है। कई बार एग्जाम में आ चुका है, कितने राज्य से सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश। सिर्फ राज्य कह रहा है, यहाँ पर दिल्ली भी इसमें सटा हुआ है ना, यूपी जो है दिल्ली से भी सटा हुआ है, तो दिल्ली को काउंट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दिल्ली को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए कि कितने राज्य, नहीं याद है तो मानचित्र उठाइए फटाफट गिनिए और बताइए। अगला है कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है दोस्तों कि न्यू मोरदीप, तो न्यू मोरदीप के बारे में अभी न बताए, ये कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में है और भारत और बांग्लादेश के बीच ये विवाद का कारण बना हुआ है। बांग्लादेश कहता है मेरा है और हम कहते हैं हमारा है, ठीक है। चलिए अगला है कि विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है, तो ये भी मैंने अभी बता दिया 17.5%। देखिए दोस्तों यहाँ खद खद जनसंख्या कर रहा है ना, जनसंख्या यहाँ खद खद करता है, लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम है। कितना है, तो मात्र 2.4% दोस्तों क्षेत्रफल है पूरे विश्व का, लेकिन पूरे विश्व का जनसंख्या हम कितना रखे हुए हैं, तो 17.5% है। और अगर ये नया जो डाटा आ जाए ना, तो नया डाटा अभी और भी बढ़ने वाला है। चाइना को हम पीछे छोड़ देंगे 2030 तक, है ना, ठीक है। तो जनसंख्या पर कंट्रोल लगाना है। अगला प्रश्न है हम दो हमारे दो का आपको लेकर के चलना है। नेक्स्ट है देशांतरों में कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। देखिए तो भारत का जो मध्याह्न रेखा है वो है आपका 82.5 डिग्री, है ना, जो जिससे देशांतर रेखा है जिससे समय का निर्धारण किया जाता है। तो भारत के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर के गुजरती है, और ये कहाँ है, तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है दोस्तों ये 5 राज्य से गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं भाई साहब, हमें कमेंट करके बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा आपका, उसके बाद उड़ीसा हो जाएगा, है ना, उसके बाद उड़ीसा हो जाएगा, और उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये 5 राज्य आप याद रखिएगा जहाँ से भारत का मानक समय रेखा गुजरती है आपका, यानी कि 82.5 डिग्री गुजरती है, ठीक है।
चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अगला है कि भारत अवस्थित है, तो भारत कितने डिग्री कितने देशांतर के बीच स्थित है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। जैसे कि देखिए कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, छोटा सा ये भारत का मानचित्र रहा भाई साहब, खटाक से भारत का मानचित्र यहाँ पर मैंने बना दिया। अब देखिए पूछेगा कैसे कि भारत का जो अवस्थित है, तो यहाँ हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट, है ना, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के ये वाला हो जाएगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना। और ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के ये वाला जो भाग है वो हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो ये वाला आप याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला है कि भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी और पूर्वी देशांतर। किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। अब देखिए गोलार्ध मैंने कई बार आप लोग को बता दिया गोलार्ध कैसे होता है। जैसे ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के ऊपर जो भी देश है ना ये आएगा उत्तरी गोलार्ध में, है ना, और 0 डिग्री के जो नीचे देश है वो आ जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। तो भारत क्या है, 0 डिग्री के उत्तर में है, तो ये आ जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, अगर देशांतर पूछ लिया जाए तो 0 डिग्री के अगर जो देश पूरब में है तो पूर्वी देशांतर में आएगा, और 0 डिग्री के जो देश पश्चिम में है वो पश्चिमी देशांतर में आएगा। तो 0 डिग्री कहाँ से गुजरता है, 0 डिग्री गुजर रहा है देशांतर रेखा ग्रीनविच यानी कि लंदन से। तो ग्रीनविच से भारत किधर है, पूरब में है, तो ये पूर्वी देशांतर में आएगा। आप इसको पूर्वी देशांतर कहेंगे, है ना। जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, जितने देश हैं ना ये सब पूर्वी देशांतर में आ गए आपको, है ना। चलिए, तो ये समझ गए। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, आप लोग को भी फास्ट रहना पड़ेगा, है ना। अगर फास्ट ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पर देखिए ऊपर में 3 डॉट देल होगा, 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद जाके जाइएगा आप कहाँ, नॉर्मल पर, है ना। नॉर्मल लिखा हुआ रहेगा, नॉर्मल पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ से कम कर लीजिएगा, तो आपको थोड़ा सा धीरे भी हम सुनाई देंगे, तो वहाँ से भी आप कम करके देख सकते हैं। अगर तेज़ देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप नॉर्मल पे क्लिक करके तेज़ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो जैसी आपकी इच्छा हो। अगला सवाल है आपका कि संघ शासित प्रदेश। जी हाँ, संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में किन राज्यों के बीच है ना, दादरा और नगर हवेली। तो ये है दोस्तों गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में, है ना। कहाँ है, तो ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में, यहाँ पर ही देखिएगा ना, दादरा और नगर हवेली आपको देखने को मिलेगा। अगला है कि कौन सा राज्य जो है नेफा के नाम से जानते हैं दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है इसको नेफा के नाम से भी जाना जाता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है मेरे भाई। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दोस्तों दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो वो भी दक्षिणी अंडमान में ही स्थित है। अगला प्रश्न है कि इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है दोस्तों, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी नोक जो है वो इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट जो है कितने डिग्री अक्षांश है, तो याद रखिएगा 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा है। ठीक है, चलिए अगला है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में, है ना। जवाहर सुरंग कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है। मैंने अभी बताया था ना कि मुख्य भूमि का समुद्र तट की लंबाई अगर पूछ लिया जाए, मुख्य भूमि का, भारत के मुख्य भूमि का समुद्र तट की लंबाई, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ये टोटल 9 राज्य जो हैं ये आपको तट से सटे हुए हैं और इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। अगर इसमें द्वीप भी पूछ लिया जाए, अगर द्वीप इसमें जोड़ लिया जाए, जैसे कि यहाँ पर लक्षद्वीप है ना, इधर अंडमान निकोबार द्वीप है, अगर इसको जोड़ ले तो ये हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है सियाचिन। तो सियाचिन के बारे में अभी बता दिए कि सियाचिन जो है दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है, यानी कि हिमनद यानी कि हिम की नदियाँ जिसको कहते हैं हिमनद। ठीक है, ये ग्लेशियर है ना जम्मू कश्मीर में, तो वहीं पर है आपका सियाचिन। नेक्स्ट है कि सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है, तो ये जो झगड़ा है पाकिस्तान और भारत के बीच में झगड़ा है ना। ये वाला जो है ना भाग, तो ये वाला जो भाग है ये कहता है पाकिस्तान हमारा है, हम कहते हैं हमारा है, और इधर वाला चाइना कहता है मेरा है और हम कहते हैं हमारा है। ठीक है, पता नहीं, अब ये तो विवाद अभी चल ही रहा है। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है कि भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है, तो दक्षिणी है निकोबार द्वीप समूह, है ना, एकदम दक्षिणी निकोबार द्वीप समूह है। अगला है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है केप कमोरिन।
मुख्य भूमि देखिए यहाँ पर सवाल में सही दिया है केप कोमोरिन। अगर कन्याकुमारी यहाँ पर रहता दोस्तों, कन्याकुमारी, तो ये भी आपका सही है ना। यहीं पर आपका कन्याकुमारी भी है, इसी को कहते हैं केप कोमोरिन। मुख्य भूमि लिख दिया है, तो मुख्य भूमि का मतलब क्या हुआ, ये वाला हो गया मुख्य भूमि, है ना, ये हो गया आपका मुख्य भूमि। अगर पूछ लिया जाए कि संपूर्ण भारत का, तब हो जाता कन्याकुमारी, तब हो जाता आपका इंदिरा पॉइंट आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पटकाई की पहाड़ी भारत को अलग करता है। देखिए पटकाई बुम की पहाड़ी जो है ये आपको म्यांमार से अलग करती है ना, भारत और म्यांमार के बीच में है पटकाई बुम की पहाड़ियाँ आपका, ठीक है। अगला है कि राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है, तो मणिपुर से कौन कौन से राज्य सीमा बनाती है, तो नागालैंड, असम और मिजोरम, है ना। मणिपुर जो राज्य है ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाले 7 सिस्टर जिसके अंतर्गत आते हैं ना दोस्तों, तो ये 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है मणिपुर, है ना। 7 सिस्टर में कौन कौन राज्य आते हैं, फटाक से कमेंट करके बताइएगा, है ना। 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं ये बताइएगा हमको कॉमेंट करके, ठीक है। तो ये जो मणिपुर से कौन कौन राज्य सीमा बना रही है, नागालैंड, असम और मिजोरम। नेक्स्ट सवाल है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किसने किया था, तो सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था, है ना। रेडक्लिफ याद रखिएगा, सिरिल जॉन रेडक्लिफ, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत के में कौन सा राज्य 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। हाँ बहुत अच्छा सवाल है, 3 तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा त्रिपुरा। ये जो राज्य दिख रहा है ना आपको, ये जो छोटका राज्य दिख रहा है ये वाला, है ना, ये जो दिख रहा है ना, तो ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये है आपका त्रिपुरा, ठीक है। कई बार सवाल एग्जाम में पूछा गया है, त्रिपुरा हो जाएगा। अगला है कि डुरंड लाइन, डुरंड जो लाइन है ये किन देशों के बीच है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो ये जो था वो भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन अब जो ये सीमा रेखा है वो चला गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, डुरंड लाइन। अगला है कि पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो ये गुजरात हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, है ना। पाकिस्तान की सीमा से ये लगा हुआ है आपका राज्य, ठीक है। पाकिस्तान की सीमा से कौन कौन लगा हुआ है राज्य। अच्छा देखिए यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ है, ध्यान दीजिएगा, मैं उसको गड़बड़ को सुधार देता हूँ। राज्य की बात कर रहा है दोस्तों, जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, तो जम्मू कश्मीर को यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए, गुजरात हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो है अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट चुका है, एक तो आपका लद्दाख हो जाएगा और एक आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 भागों में ये बट गया है, तो इसलिए जम्मू कश्मीर को यहाँ से आप रिमूव कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो ये सभी परवाल द्वीप के। अरब सागर में जितने भी द्वीप है ना, जैसे कि ये आपको लक्षद्वीप है, तो ये कैसे बना हुआ है, तो ये परवाल मूंगा से आपको ये बना हुआ है। अगला है कि भारत का पूर्वतम स्थान किस राज्य में। देखिए भारत का सबसे जो पूर्व वाला जो राज्य है ना वो है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। कौन सा राज्य है, तो ये आपको राज्य मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। अगला है कि प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर है, तो सबसे अधिक पूर्व की ओर है आपका लखनऊ, ठीक है। कौन है, लखनऊ सबसे अधिक पूर्व की ओर है। प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा सबसे अधिक पूर्व। अच्छा देखिए ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, काहे कि यहाँ पर जब तक ऑप्शन नहीं रहेगा तब कैसे मारिएगा पूरब के पश्चिम, है ना। 4 गो शहर रहता तब ना बताते सबसे पूरब में कौन सा शहर है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं हम, ठीक है। और देखिए अगर आप प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और प्रधान शिक्षक की एग्ज़ाम कब है भाई साहब, तो 22 दिसंबर को है, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, लेकिन हमें तैयारी रखना है। अब देखिए एडमिट कार्ड तो जारी हो जाना चाहिए, आज आपका 14 तारीख भी हो गया है, हम देखते हैं 15 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड हो जाना चाहिए, है ना। कल तो एडमिट कार्ड अगर एग्ज़ाम होना रहेगा तो 15 तक एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए, है ना, 15 तारीख तक। अब देखिए क्या होता है, चाहे जो भी होगा आप लोग को बताया जाएगा। अब देखिए जैसा भी होगा आप लोग तैयारी लेकिन करते रहिए। और मेरे कि यहाँ अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रधान शिक्षक की, तो यहाँ पर आपको सभी PDF नोट्स वीडियो आपको मिल गया, और जो लोग अगर लेना चाहते हैं तो 399 पे करके आप PDF वीडियो नोट्स ले सकते हैं, है ना। हमारा जो नंबर है नोट कर लीजिएगा 7857824310, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ से 399 आपको पे करना पड़ेगा, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से इसी नंबर पर, और उसके बाद आपको दोस्तों सभी PDF नोट्स
नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा, जहाँ से आपको डेली अपडेट मिलते रहेगा और डेली PDF भी आपको वहाँ पर मिलते रहेगा। तो ये हमारा नंबर है 7857824310, ये व्हाट्सएप भी है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। यही है आपका फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम नंबर भी, जहाँ आप पेमेंट करके आप ले सकते हैं। 399 का पेमेंट करके PDF नोट्स सारा चीज़ आपको वहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा प्रधान शिक्षक के लिए, ठीक है। और बहुत जल्द हम लोग आगे की भी तैयारी आप लोग को शुरू करने वाले हैं, सीटेट वगैरह का, है ना। और DLED का जो एंट्रेंस होगा उसका भी तैयारी करवाया जाएगा। तो आप लोग अगर कोई DLED अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग भी देख सकते हैं। DLED हो गया, BEd हो गया, जो अगले साल एंट्रेंस होगा ना, उसका भी तैयारी हम करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों कि भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी है। तो बैरन जो है वो अंडमान द्वीप समूह में है ना। बैरन जो है ये आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है और ये कहाँ है, तो अंडमान द्वीप में, यानी कि उत्तरी अंडमान भी इसको कहते हैं, है ना। तो उत्तरी अंडमान आप याद रखिएगा, उत्तरी अंडमान में है आपका। नेक्स्ट है कि वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य का एक अलग राज्य बना तो उसकी राजधानी कौन सी थी। देखिए, आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था ना, ये 1953 में हुआ था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 1953 में हुआ था। और तब उसकी राजधानी जो थी वो कुर्नूल थी, है ना। और अभी आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो तो हैदराबाद है ना, आंध्र प्रदेश की राजधानी। लेकिन अभी इसका राजधानी चेंज हो जाएगा, है ना। 2024 में इसका जो राजधानी बन जाएगा वो हो जाएगा इसका राजधानी अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, क्या नाम है उसका, अमरावती, है ना। अमरावती इसकी राजधानी हो जाएगी। अगला प्रश्न चलते हैं कि कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ेगी। तो प्रातः काल में, यानी कि सुबह में, प्रातः मतलब सुबह में सबसे पहले जो सूर्य की किरण पड़ेगी वो अरुणाचल प्रदेश में, है ना। और अरुणाचल प्रदेश में क्यों पड़ेगी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्व में है ना। और जो राज्य पूर्व में रहेगा वहाँ सबसे पहले सूरज की किरण पड़ेगी, ठीक है। और सबसे बाद में कहाँ पड़ेगी दोस्तों, तो सबसे बाद में पड़ेगी गुजरात में, क्योंकि गुजरात जो राज्य है सबसे पश्चिमी राज्य है ना। और दोनों राज्यों के बीच में कितने डिग्री का अंतर है, तो 30 डिग्री का अंतर है। और 30 डिग्री का अंतर होने की वजह से, लगभग 30 डिग्री का अंतर है, 30 नहीं है, लगभग है 29 दशमलव कुछ है। तो 30 डिग्री अंतर होने का मतलब है कि 2 घंटे का अंतर, है ना। 2 घंटे का अंतर है दोनों के समय में, ठीक है। अगला है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है दोस्तों, उसका बाद मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र है आपका, ठीक है। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल के दृष्टि से। अगला है कि कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं। देखिए, क्वेश्चन आ ही गया कि जो उत्तरी पूर्वी राज्य की जो 7 सिस्टर है ना, जिसको 7 सिस्टर कहते हैं, जो मैंने अभी आपसे पूछा था, तो 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं आप नोट कर लीजिएगा। एक तो हो जाएगा असम, ठीक है। एक हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। एक हो जाएगा नागालैंड, ठीक है। एक हो जाएगा मणिपुर, एक हो जाएगा आपका मिजोरम, एक हो जाएगा आपका मेघालय, एक हो जाएगा आपका त्रिपुरा। हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 राज्य जो है ना, ये 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है आपका, ठीक है। ये 7 सिस्टर में आता है जो सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्य है। इसमें सिक्किम नहीं आता है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें सिक्किम नहीं आता है। तो ये 7 सिस्टर के अंतर्गत ये 7 राज्य आते हैं। इसके बारे में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें पश्चिम बंगाल आपका नहीं आएगा, है ना। तो याद रखिएगा, असम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक क्षेत्र जो है वो दक्षिण का पठार है, ठीक है। दक्षिण का जो पठार है ना, ये प्रायद्वीपीय जो पठार है दोस्तों, सबसे विस्तार वाला क्षेत्र है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो वो हो जाएगा आपका सिक्किम। भारत का जो एकमात्र ये राज्य है ना, छोटा सा राज्य है ना, छोटा सा राज्य है। इस राज्य को थोड़ा सा मैं बना देता हूँ। देखिए, ये जो राज्य है ना दोस्तों, ये जो राज्य आपको दिख रहा है, ये वाला राज्य, ये है आपका सिक्किम। ये जो राज्य है ये है आपका सिक्किम और ये 3 देशों से घिरा हुआ है। ये साइड है आपका नेपाल, ऊपर में है चाइना और इधर पूर्व में है आपका भूटान। ये 3 देशों से घिरा हुआ है, नेपाल से, भूटान से और चीन से। ये है आपका सिक्किम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल चलते हैं कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। और कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य आप याद रखिएगा। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट है, जो कहाँ है, तो गुजरात में है, ठीक है।
भारत का सुदूर जो पश्चिमी बिंदु जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, ये कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में है, याद रखिएगा। अगला है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? देखिए अरावली पठार पे अब आ जाइए। ये रहा आपका अरावली, ये है आपका अरावली और ये है आपका विंध्य। इसके बीच में जो है, इसके बीच में है दोस्तों आपका मालवा का पठार, है ना? क्या है? मालवा का पठार है आपका अरावली और विंध्य के बीच में। नेक्स्ट सवाल है आपका कि सिलवासा राजधानी है, सिलवासा जो राजधानी है किसकी है? दादरा और नगर हवेली की जो राजधानी है वो है आपका सिलवासा। और दादरा नगर हवेली कहाँ है? तो ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है। राज्यों की कितनी तटरेखा सर्वाधिक है? तो राज्यों में किसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है ना? सर्वाधिक लंबी है आपका ये गुजरात वाला का, ठीक है? गुजरात का सबसे लंबा है। अगर आपको याद है कि गुजरात की तटरेखा की लंबाई कितनी है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है? और कितने जो राज्य है वो तटरेखा से सटी हुई है? तो 8 राज्य, सॉरी 9 राज्य, है ना? 8 नहीं 9 राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भावर प्रदेश कहा जाता है, ठीक है? क्या कहते हैं? भावर प्रदेश। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वो है दोस्तों कच्छ का लिटिल रन, है ना? कोरी निवेशिका ये है कच्छ का लिटिल रन इसको कहा जाता है, ठीक है? ये आपको गुजरात वाला क्षेत्र में है। नेक्स्ट है कि भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। वो 3 राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्चिमी घाट है। देखिए पश्चिमी घाट ये रहा आपका पश्चिमी घाट। ये जो पर्वत है, ये जो दिख रहा है ना, बता रहे हैं ना, ये है आपका पश्चिमी घाट पर्वत है, ठीक है? ये पूरा पर्वत है दोस्तों, है ना? और ये पश्चिमी घाट जो है ये पठारों का ढलान है। पश्चिमी घाट क्या है? पठारों का ढलान है और ये इधर की ओर ढलान है, क्योंकि यही कारण है कि जो दक्षिणी भारत की जो नदियां हैं ना वो आपको पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है और पूर्वी घाट की तरफ बढ़ती है आपका, ठीक है? चलिए आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो अभी बताए थे 1953 में। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो ये कावेरी द्वारा। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी यानी कि कुर्ग से निकलती है, कर्नाटक से, है ना? कर्नाटक में एक जगह है कुर्ग ब्रह्मगिरी, वहीं से निकलती है दोस्तों कावेरी नदी। और ये आपको तमिलनाडु होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया द्वीप है? तो ये है आपको कावेरी नदी पर। नेक्स्ट है कि भारतीय मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरता है। तो भारतीय मानक समय का जो याम्योत्तर है ये 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो यूपी है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है और आपका आंध्र प्रदेश है। तो ये 5 राज्य से होकर के गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, याद रखिएगा। और ये कितना डिग्री है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है, ठीक है? मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? तो पर्वतीय है। मणिपुर का अधिकांश जो धरातल है वो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, क्योंकि ये 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है। और नॉर्थ ईस्ट में जितने राज्य है ना वो पूरा पहाड़ी ही क्षेत्र है। वो आप जाइएगा तो मन खुश हो जाएगा, पूरा हरा 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 ही आपको जंगल ही नजर आएगा चारों पट्टी, ठीक है? नेक्स्ट है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट, ठीक है? तमिलनाडु, ये रहा तमिलनाडु और ये है आंध्र प्रदेश। तो इसके जो तट का नाम है दोस्तों इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। और मैंने अभी आपसे एक सवाल पूछा था कि केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट, है ना? क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं केरल के तट को। और गोवा से लेकर के ये दमन तक दोस्तों इसके तट को कहते हैं कोंकण तट, ठीक है? इसको कहते हैं कोंकण तट, याद रखिएगा। और कर्नाटक के तट को क्या कहते हैं? काकीनाडा तट, याद रखिएगा। ये सब सभी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं कि भारत मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश है, ठीक है? उष्णकटिबंधीय के कारण क्या है? तो अक्षांशीय विस्तार। देखिए उष्णकटिबंधीय देश क्यों है? तो भारत, ये देख रहे हैं भारत जो है ना, जो भी देश दोस्तों ये 0 डिग्री के ऊपर है, 0 डिग्री के नॉर्थ में है, वो आ जाएगा किसमें? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है? और ये रहा 0 डिग्री, ये रहा 23.5 डिग्री। तो भारत के 0 से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो देश है और 0 डिग्री 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो देश है ये आएगा आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत। 0 से लेकर के 23.5 नॉर्थ और 0 से लेकर के 23.5 साउथ में, इसके बीच में जो भी देश आएगा ना ये आएगा किस क्षेत्र में? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसी के बीच में आपको भारत है, इसीलिए इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय वाला देश आपका, ठीक है? तो इसलिए अक्षांशीय विस्तार के वजह से। अगला है कि भारतवर्ष आकार में विश्व का क्या है? तो 7वां बड़ा देश है। भारत जो है आकार में कैमा है? तो 7वां है। और कितना प्रतिशत क्षेत्रफल रखा हुआ है पूरे विश्व का? तो 2.4%, ठीक है? 2.4%। तो 7 कौन कौन से बड़े देश हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा रूस हो जाएगा,
रूस है, कनाडा है ना, रूस है, कनाडा है, चीन है, यूएसए है, ब्राज़ील है और आपका ऑस्ट्रेलिया है और 7वां नंबर पे आपको भारत है और 8वां नंबर पर कौन है तो अर्जेंटीना है। तो ये 8वां देश आप याद रखिएगा, 8वां देश आपको पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज, समुद्री मार्ग की खोज जो किया था पुर्तगालियों किया था 1498 ईस्वी में, है ना। वास्को डिगामा आया था ना भारत, केरल के कालीकट पर केरल के तट पर आया था, है ना। वहाँ के राजा जो थे वो जमोरी निसी का स्वागत किए थे, है ना, पुर्तगाली, जो क्या नाम था उसका, 1498 ईस्वी में आपका। ठीक है, ये आया था आपका, याद रखिएगा। भारत के लिए समुद्री मार्ग का ये खोज किया था, ये भारत का खोज नहीं किया, भारत के लिए समुद्री मार्ग का ये खोज किया था। ठीक है, भारत भुलाया हुआ थोड़ी था कहीं, भारत तो पूरा जबरदस्त था। अगला है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है तो कोरोमंडल तट। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है कि भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। तो भारत का जो भौगोलिक मानचित्र है ये भारतीय सर्वेक्षण, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है ना। भारतीय सर्वेक्षण तैयार करते हैं। झारखंड किस गोलार्ध में दोस्तों तो उत्तरी गोलार्ध में है ना। झारखंड देखिए पूरे इंडिया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना, पूरे इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि 0 डिग्री के उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध में है, 0 डिग्री के अगर दक्षिण में रहता तो दक्षिणी गोलार्ध में रहता। ठीक है, चलिए अगला है कि कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है तो ये हो जाएगा बैरन द्वीप, ये भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट है कि भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर हैं तो एक, भारतीय मुख्य भूभाग में एक महासागर, वो कौन सा महासागर है, हिंद महासागर, है ना, हिंद महासागर। और टोटल महासागर कितने हैं दोस्तों, टोटल महासागर जो है वो है आपको 5 महासागर है। सबसे बड़ा कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर, और दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न है कि कौन सा एक भारत का परवाल द्वीप है। परवाल द्वीप की अगर बात करें तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप, है ना। ये लक्षद्वीप जो है, ये लक्षद्वीप जो दिख रहा है ना, ये 36 द्वीपों वाला समूह, ये है आपको परवाल द्वीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है तो ये कोंकण तट, है ना। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग यानी कि गोवा से लेकर के दमन तक के बीच के जो है इसको कहते हैं कोंकण तट। और कर्नाटक वाले तट को काकीनाडा तट कहते हैं, और केरल वाले तट को कोरोमंडल तट, और तमिलनाडु के तट को, है ना, केरल के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट। तो मालाबार तट क्या कहते हैं, हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है ना। केरल के तट को मालाबार कहते हैं और तमिलनाडु के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट आपको कहते हैं। ठीक है, तो हड़बड़ में गड़बड़ नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है तो ये तमिलनाडु, है ना। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर ही है तो यहाँ पर ही मिलेगा आपको मन्नार की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पर ही मिलेगा आपको मन्नार की खाड़ी, ये है तमिलनाडु के तट के साथ अवस्थित है। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में स्थित है तो तमिलनाडु, है ना। कोरोमंडल समुद्री तट जो है ये वाला, ये है आपको तमिलनाडु वाला। अगला है कि संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है तो ये दक्कन का पठार का भाग है ना। मेघालय जो क्षेत्र है वो दक्कन के पठार का ही भाग है संरचनात्मक दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, मरुस्थल, उर्वर मैदान, मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की ताक्षणिक विशेषताएं हैं तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिमी भारत की। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भारत की। नेक्स्ट है कि भारत किस गोलार्ध में है तो उत्तरी और पूर्वी देशांतर। अभी मैंने आपको बता दिया कि भारत जो स्थित है ना ये उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में स्थित है आपका, क्योंकि 0 के उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध में, और आपका यहाँ जो 0 डिग्री है इसके पूरब में है तो पूर्वी देशांतर में है आपका। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी 7 बहनों का भाग नहीं है तो पश्चिम बंगाल। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, याद रखिएगा, है ना। यानी कि 7 सिस्टर, 7 सिस्टर में अभी मैंने बताया था कौन कौन से राज्य आते हैं तो असम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, एक त्रिपुरा हो जाएगा और एक मेघालय हो जाएगा। ये 7 राज्य आप याद रखिएगा, ये 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। और एक जो राज्य है ना असम, असम ऐसा राज्य है 7 सिस्टर में जो सभी राज्यों से सीमा बनाता है। असम ऐसा राज्य है 7 सिस्टर में जो सभी राज्यों से सीमा बनाता है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो ये रहा आज का, आज हम इतना ही रहने देते हैं। और 131 सवाल आज हम देखे हैं, है ना। और कल फिर हम लेकर के आएंगे लगभग 200 से 300 सवाल, कल हम ज़्यादा लेकर के आएंगे, लगभग कल 2 घंटे का हम क्लास करेंगे। ठीक है, आज हम 131 सवाल ही हम रहने देते हैं, थोड़ा सा लंबा क्लास हो गया, हमको थोड़ा सा कुछ और काम है। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और अगर इसका PDF चाहिए आप लोग को तो मिल जाएगा, थोड़ा सा भी वेट कीजिएगा, इसका लिंक हम दे देंगे, वहाँ से आप 1-2 दिन आप रुकिए, 2 दिन के बाद हम इसका लिंक देंगे, है ना। आपको पूरा वीडियो इसका मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से पूरा PDF आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 78 57 82 43 10। 399 आपको चार्ज लगेगा, है ना। इसी नंबर पे पे करना पड़ेगा, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से। उसके बाद आपको मिल जाएगा 78 57 82 43 10। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, यही हमारा फ़ोन नंबर है, यही हमारा सब चीज़ है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलेंगे कल इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय। और आप सभी की जो एग्ज़ाम है वो 22 दिसंबर को है। अभी कोई नया नोटिस नहीं आया है, एडमिट कार्ड भी अभी तक लोड नहीं हुआ है। अब देखिए 15 तक, आज अगर तो लोड अभी तक तो नहीं हुआ है, देखिए अब कल क्या होता है। जैसे कुछ होगा अपडेट तो आप लोग को दिया जाएगा। आप लोग तैयारी अपना करते रहिए। आप लोग को थोड़ा सा इधर इलेक्शन में भी बिजी हो गए हैं, है ना, तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप तैयारी तो पहले से कर रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा इधर, क्योंकि 2-4 दिन आप लोग डिस्टर्ब हो जाइएगा थोड़ा सा। तो वीडियो देखते रहिएगा, जहाँ भी आपको मौका मिले वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद, गुड नाइट।